नमस्कार बच्चों। हम लोग साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब सीख रहे हैं और साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब में कौन कौन से खाते आते हैं और कौन सी पत्रक आती है उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता तथा पूंजी खाता के बारे में नमूने के साथ में सीख लिया है। आज हम लोग वार्षिक हिसाब में पक्की तल पर तथा कुछ विशिष्ट समायोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साझेदारी पीढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार करते समय पक्की तलपट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो बच्चों, पक्की तलपट को आर्थिक चिट्ठा भी बोलते हैं, जिसके दो पक्ष होते हैं। याद रखिएगा, ये कोई खाता नहीं है, यह पत्रक है। खाता के जैसा दिखता है बट ये खाता नहीं है, ये पत्रक है। आप इसको खाता नहीं बोल सकते हो, ये तलपट है, स्थिति दर्शक पत्रक है। तो बच्चों, आर्थिक चिट्ठा का जो नमूना होता है किस तरह होता है, जो इस साइड लेफ्ट साइड होता है ना, उसको पूंजी और दायित्व का पक्ष बोलते हैं, और जो राइट साइड का पक्ष होता है उसको संपत्ति लेना का पक्ष बोलते हैं, तो संपत्ति का पक्ष बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा, उधार और जमा करके नहीं बोलना है आपको। आप लेफ्ट साइड और राइट साइड बोल सकते हो। लेफ्ट साइड जो रहेगा वो दायित्व का पक्ष रहेगा, और राइट साइड जो रहेगा वो दायित्व संपत्ति का पक्ष रहेगा। ठीक है, तो व्यवसाय की जितने भी दायित्व और जितनी भी संपत्ति होती है ना, वो सब हमको पक्की तलपट में लिखनी होती है। तो हम दायित्व की तरफ से स्टार्ट करते हैं कि दायित्व में कौन कौन सी चीजें आती हैं क्रमानुसार। तो बच्चों, दायित्व में सबसे पहले तो साझेदारों की पूंजी लिखी जाती है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, साझेदारों की पूंजी पीढ़ी के लिए दायित्व होता है। फिर साझेदारों की लोन, अगर किसी साझेदार ने पीढ़ी को लोन दिया है तो वो भी पीढ़ी का दायित्व होगा। बैंक लोन, अगर पीढ़ी ने बैंक में से लोन लिया है वो भी पीढ़ी के लिए दायित्व होगा। लेनदार, अगर हमने किसी के पास से उधार पर माल खरीदा हुआ है उसे क्या कहेंगे, लेनदार। बाद में हमें उन्हें पैसा चुकाना पड़ेगा, इसलिए लेनदार हमारे लिए दायित्व होते हैं, तो दायित्व साइड में आएगा। देनी हुंडी, अभी आप इतना मान करके चलिए, ऐसा बिल जिसके बदले में हमको भविष्य में पैसा चुकाना पड़ेगा उसे बोलते हैं देनी हुंडी, वो भी एक प्रकार का दायित्व होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जब हम बैंक में अपनी जमा राशि से अतिरिक्त राशि निकाल लेते हैं उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बाद में हमें बैंक वाले को पैसा चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो भी हमारे लिए दायित्व होता है। चुकाना बाकी खर्चा, जो खर्चा का समय पूरा हो गया है लेकिन हमने अभी वो खर्चा चुकाया नहीं है, वह भी हमारे लिए एक प्रकार का दायित्व बन जाता है। जैसे कि हमारी दुकान का भाड़ा, हमने 2 महीने का भाड़ा नहीं चुकाया है तो वो चुकाना बाकी भाड़ा कहलाएगा और वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, दायित्व। जो खर्चे का समय पूरा हो गया है लेकिन हमने अभी वो खर्चा चुकाया नहीं है, वो खर्चा हमारे लिए दायित्व बन जाता है। चुकाना बाकी कोई भी खर्चा हो, चाहे भाड़ा चुकाना बाकी हो, चाहे वेतन चुकाना बाकी हो, चाहे कमीशन चुकाना बाकी हो, तो कोई भी खर्चा चुकाना बाकी है तो हमारे लिए दायित्व होता है। चुका दिया तो खर्चा, लेकिन अगर चुकाना बाकी है तो हमारे लिए दायित्व हो जाता है। अग्रिम प्राप्त आय, ऐसी आवक जो हमें एडवांस में मिल गई हो। एडवांस में मान लीजिए हमने अपना दुकान भाड़े पे दिया हुआ है और कोई दुकान जो हमारा भाड़ूआत है उसने हमें 2 महीने का भाड़ा एडवांस में दे दिया, इसी महीने में हमें अगले 2 महीने के भाड़ा भी उसने दे दिए, तो इसे बोलेंगे अग्रिम प्राप्त भाड़ा। और अग्रिम प्राप्त भाड़ा हमारे लिए क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा, क्योंकि अभी समय नहीं पूरा हुआ है और उसके पहले हमने भाड़ा ले लिया उससे, तो हमारे लिए एक प्रकार से दायित्व हो गया है। सामने वाला हमसे कभी भी वो मांग सकता है कि भैया हमने आपको जो 2 महीने का एडवांस भाड़ा दिया था, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप मुझे दे दो, तो हमें वो देना पड़ सकता है क्योंकि उसका एडवांस में दिया हुआ है, तो वो भी हमारे लिए एक प्रकार का दायित्व है। अगर हमको एडवांस में कोई भाड़ा दे दिया है, कोई आवक प्राप्त हो गई है, और अन्य किसी भी प्रकार का दायित्व होगा वो हमें पूंजी दायित्व के पक्ष में लिखना होगा। तो पक्की तलपट के लेफ्ट साइड में बच्चों नॉर्मली हमको दायित्व लिखने होते हैं, पूंजी और दायित्व। तो ज्यादातर चीजें यही आपको देखने को मिलेंगी, बराबर। सबसे पहले पूंजी, साझेदार की लोन, फिर बैंक लोन, लेनदार, देनी हुंडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, चुकाना
अग्रिम प्राप्त आय और अन्य किसी भी प्रकार का दायित्व, ठीक है। और ये क्रम ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, बराबर ना। इसके लिए आप बेझिझक रहिए, बोर्ड में इस चीज का मार्क्स भी कटता है, आप दायित्व को आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली जहां तक कोशिश करना है आपको कि सबसे पहले आपको पूंजी ही लिखनी है, उसके बाद ये जो दायित्व है वो आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। इस तरह से बच्चों हमारे पत्नी करकट के दायित्व पक्ष में इतनी सारी चीजें आती हैं, और भी अगर कुछ चीजें दो चार हैं जो सवाल में आएगा तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो दायित्व होता है, जो चीज हमें फ्यूचर में चुकानी होती है, वो सारी चीजें हमको दायित्व के पक्ष में लिखना होता है। अब आते हैं हम लोग पत्नी करकट के संपत्ति लेना पक्ष में। तो संपत्ति लेना पक्ष में बेटा आपको दिख ही रहा है कि संपत्ति, व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां होंगी ना, वो सब हमें संपत्ति के पक्ष में लिखनी होंगी, बराबर। संपत्ति में जैसे कि आप जानते हो जमीन, मकान, यंत्र। अब जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ये सब हमारी संपत्तियां होती हैं। रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनी होंगी। रोकड़ आप जानते हो क्या होता है, हमारे पास 10,000 रुपये हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, वो हमारी संपत्ति है। बैंक में हमारे पास 50,000 रुपये पड़े हैं, वो भी हमारी संपत्ति है। लेनी होंगी, लेनी होंगी आप भी इतना समझिए कि जिस बिल के बदले में हमें पैसे लेने हैं या पैसे मिलेंगे उसे लेनी होंगी बोलते हैं, तो हमारी ये संपत्ति है। मिलनी बाकी आय, जो आवक हमें, हमारा समय पूरा हो गया है, जैसे कि किसी दुकानदार को हमें भाड़े पे दुकान दिया हुआ है, 2 महीने पूरे हो गए, अभी उसने हमको भाड़ा नहीं दिया हुआ है, तो बाद में हम उससे भाड़ा लेंगे, मतलब भाड़ा मिलना बाकी है, इसलिए वो हमारे लिए क्या हो गई, संपत्ति हो गई। हर वो चीज जो फ्यूचर में हमें मिलने वाली है तो हमारे लिए संपत्ति होती है। फिर अग्रिम चुकाया खर्च, अग्रिम चुकाया खर्च क्या होता है, हमने कोई खर्चा एडवांस में चुका दिया, जैसे हमने दुकान भाड़े पे लिया हुआ है और हमने 2 महीने का भाड़ा एडवांस में चुका दिया है, तो वो भी हमारे लिए संपत्ति हो गई है, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था भाड़ा चुकाने का और हमने 2 महीने का एडवांस में चुका दिया उसको, बराबर। तो हम दुकानदार से कभी भी जा करके उसमें से कुछ पैसे मांग सकते हैं, भैया हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जो मैंने आपको एडवांस में पैसे दिए थे उसमें से कुछ पैसे आप मुझे दे दो, वो आपको देगा, क्योंकि आपने उसको एडवांस में पैसे दिए हुए हैं, तो आप उससे वापस ले सकते हो। सरल भाषा में आप इस तरह से समझिए, अग्रिम चुकाया खर्च ये हमारी संपत्ति होती है। अंतिम स्टॉक, जो माल वर्ष के अंत में नहीं बिका वो हमारे पास रह गया, वो हमारे लिए क्या हो गई, संपत्ति हो गई। जब तक वो हमारे पास है तब तक वो हमारी संपत्ति है। फिर अन्य किसी भी प्रकार की संपत्ति, कोई भी संपत्ति और जो होंगी वो सब संपत्ति के पक्ष में ही आएंगे। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लो, संपत्ति के साइड में व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो सब आती हैं, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, देनदार, रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनी हुंडी, बीमी बाकी आय, अग्रिम चुकाया खर्च, अंतिम स्टॉक और अन्य किसी भी प्रकार की संपत्ति। अन्य किसी प्रकार की संपत्ति में दो एक संपत्ति जो हमने नहीं लिखी है तो सवाल में जब आएगा तो हम देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा यंत्र में से मैंने घिसाई बताई है। तो बच्चों अगर किसी संपत्ति पर घिसाई हुई हो, घिसाई का मतलब आप जानते हो कि समय के अनुसार हमारी हर एक संपत्ति, नॉर्मल हर एक संपत्ति तो नहीं लेकिन ज्यादातर संपत्तियों की कीमत घटती रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, घिसाई। याद रखिए अगर समय जब भी किसी संपत्ति पर घिसाई दी गई है तो उस संपत्ति में से उतनी रकम घटा देंगे। जैसे अगर यंत्र पर है तो यंत्र में से घटा देंगे, फर्नीचर पर है तो फर्नीचर में से घटा देंगे, और वो जो घटी हुई रकम है वो हमारे लिए नुकसान है और उसको लाभ हानि खाता के उधार में लिखेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को लाभ हानि के फॉर्मेट में बता दिया है। अब बच्चों यहाँ पर याद करने वाली बात जो आपको फॉर्मेट में याद रखनी है वो है ये देनदार। देनदार वाली बात आपको फॉर्मेट में याद रखनी है। बाकी की ये जो संपत्तियां हैं आप उसको ऊपर नीचे लिख सकते हो, बराबर, जो जैसा आएगा आप वैसा लिख सकते हो, लेकिन जब भी आप देनदार लिखोगे तो उसका फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा और इसी फॉर्मेट में ही आपको करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना होगा देनदार। देनदार लिखने के बाद अगर समायोजन में डूबत ऋण दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले डूबत ऋण उसमें से घटाना होगा। डूबत ऋण घटाने के बाद, डूबत ऋण आपने घटा दिया, डूबत ऋण घटाने के बाद जो रकम बचेगी उसमें से डूबत ऋण अनामत आपको घटाना होगा, वो भी आपको समायोजन में दिया गया होगा। याद रखिए पहले आपको डूबत ऋण ही घटाना है, आप पहले में डूबत ऋण अनामत घटा देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। पहले आपको डूबत ऋण घटाना है, डूबत ऋण घटाने के बाद जो रकम बचेगी उसमें डूबत ऋण अनामत घटाना है,
फिर डूबत ऋण अनामत घटाने के बाद जो रकम बचेगी उसमें से आपको बट्टा अनामत घटाना है समायोजन वाला। तो इस तरह से आपको देनदार का फॉर्मेट याद रखना है और इसी फॉर्मेट में ही आपको देनदारों को लिखना होगा। सबसे पहले आपको लिखना है देनदार, उसमें से घटाना है डूबत ऋण समायोजन, फिर घटाने के बाद आपको इनर कॉलम में रकम लिखनी है, उसमें से घटाना है डूबत ऋण अनामत समायोजन, फिर डूबत ऋण अनामत समायोजन घटाने के बाद जो रकम बचेगी लास्ट में उसमें से घटाएंगे बट्टा अनामत, और बट्टा अनामत घटाने के बाद जो रकम आएगा उसको आपको आउटर कॉलम में लिखना है। तो इस तरह से आपको ये देनदार का फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। बाकी सब आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, यंत्र को आप ऊपर लिख दो, जमीन को आप नीचे लिख दो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका कोई मार्क्स नहीं कटता है। लेकिन आपको मजबूरन इसको फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा, तो ही जाकर के आपका आंसर परफेक्ट आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। तो इस तरह से पक्की तलपट का संक्षेप में मैंने आप लोगों को बता दिया पक्की तलपट में क्या चीज आती है और किस तरह से लिखना है। अब बेटा इसमें कुछ समायोजन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नहीं ध्यान हो तो फिर से बता देता हूँ कि जो भी हम लोग वार्षिक हिसाब तैयार करते हैं उसके लिए 2 प्रकार की जानकारी हमको दी गई होती है। एक आपको सकल तलपट बना के दिया रहेगा, तलपट बना करके दिया रहेगा, उसमें सभी खाते दिए गए होंगे और उसके बाद उसी के नीचे आपको अतिरिक्त जानकारी या समायोजन दिया रहेगा। समायोजन का मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि हमने ऊपर के जो खाते दिए गए हैं उसमें नहीं लिखे हैं, लिखना रह गया है, बराबर। वो अतिरिक्त जानकारी के रूप में आपको समायोजन के नाम से नीचे आपको दिया रहेगा। तो उस समायोजन का हम लोग हल कैसे करेंगे, समायोजन की असर कैसे देंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, बराबर। वैसे तो बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में 35-40 समायोजन दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको 5 से 6 ही समायोजन में अच्छी तरह से समझा दूंगा और नॉर्मली यही चीजें ही आपके टेक्स्ट बुक में या तो पेपर में आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता है। एकाध अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम लोग क्वेश्चन के टाइम पे पढ़ लेंगे। फिलहाल जो नॉर्मल और कॉमन समायोजन है वो इतने ही है। जैसे कि पहला है अंतिम स्टॉक। अगर समायोजन में आपको अंतिम स्टॉक दिया है तो अंतिम स्टॉक को कहां लिखोगे? पहले तो इसे लिखोगे व्यापार खाता के जमा में, पहली एंट्री होगी उसकी व्यापार खाता के जमा में अंतिम स्टॉक, और दूसरी एंट्री होगी संपत्ति में, पक्की तलपट की संपत्ति लेना पक्ष में। तो अगर अंतिम स्टॉक आपको समायोजन में दिया हुआ है तो समायोजन की कम से कम 2 एंट्री होती है। तो पहली एंट्री आएगी व्यापार खाता के जमा में और दूसरी एंट्री आएगी संपत्ति लेना पक्ष में। उसके बाद संपत्तियों पर घिसाई। अगर किसी संपत्ति पर घिसाई दी गई है बच्चों समायोजन में तो संबंधित संपत्ति में से उसको घटा देंगे। जमीन मकान जो यंत्र पे दिया है तो यंत्र में से घटा दो, मकान में दिया है तो मकान में से घटा दो, फर्नीचर पे दिया है तो फर्नीचर में घटा दो। जिस संपत्ति पर घिसाई दी गई हो उस संपत्ति में से उसकी घिसाई को घटा देंगे और दूसरा उसे लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में लिखेंगे क्योंकि वो हमारे लिए नुकसान है। उसके बाद चुकाना बाकी खर्चा। कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी हो, मैंने पहले बोल दिया, तो हमारे लिए दायित्व होता है। पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में लिखेंगे क्योंकि हमारा दायित्व है, बाद में हमको चुकाना पड़ेगा। और जो भी खर्चा चुकाना बाकी है उसमें जोड़ देंगे। जैसे अगर वेतन चुकाना बाकी है तो वेतन में जोड़ देंगे, कमीशन चुकाना बाकी है तो कमीशन में जोड़ देंगे, दलाली चुकानी बाकी है तो दलाली में जोड़ देंगे। उसके बाद जिस तरह से चुकाना बाकी है तो खर्च में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसी तरह से अगर हमने कोई खर्चा एडवांस में चुका दिया है उस खर्चे में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे पूरे साल हमको 12,000 भाड़ा चुकाना था और हमने 14,000 चुका दिया, 2,000 एक्स्ट्रा चुका दिया तो 2,000 उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब चुकाना बाकी हो तो खर्च में जोड़ोगे और अग्रिम चुका दिया है तो खर्च में से क्या कर दोगे, घटा दोगे और वो हमारे लिए एक प्रकार से संपत्ति बन गई, बराबर ना, क्योंकि एडवांस में चुकाया हुआ है और एडवांस में कभी भी किसी को कोई पैसा दो तो हमारे लिए वो संपत्ति हो जाती है, इसलिए संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। याद रखना बच्चों, खर्च 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 अगर चुकाना बाकी है तो हमारे लिए दायित्व है, लेकिन अगर हमने अग्रिम चुकाया है तो हमारे लिए क्या होगी, संपत्ति होगी। उसी तरह से मिलना बाकी है, जैसे चुकाना बाकी खर्चा वैसे होता है मिलनी बाकी आय। जो आवक अभी हमको नहीं मिली है,
समय पूरा हो गया लेकिन नहीं मिला है, मिलना बाकी है, तो उस आवक को हम संबंधित आय में जोड़ देंगे। जो अगर भाड़ा मिलना बाकी है तो भाड़ा में जोड़ देंगे, कमीशन मिलना बाकी है तो कमीशन में जोड़ देंगे, और वो हमारी संपत्ति होगी। याद रखना है आपको कि अगर कोई भी आवक मिलनी बाकी है तो हमारी ये संपत्ति है, क्योंकि बाद में वो हमें मिलेगी, बराबर। और चुकाना बाकी है तो दायित्व है, क्योंकि बाद में हमको चुकाना पड़ेगा। उसी तरह से अग्रिम प्राप्त, अगर एडवांस में हमको मिल गया है तो मिलना बाकी है तो हमने जोड़ा है, और अग्रिम प्राप्त है उसको घटा देंगे, जो भी आवक है उसमें से घटा देंगे, और वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, दायित्व बन जाएगा, क्योंकि हमको एडवांस में मिल गया है। एडवांस में वो भाड़ा हमको प्राप्त हो गया है, तो बाद में कुछ चुकाना भी पड़ सकता है, वो अगर सामने से मांगने की आ गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, दायित्व। इस तरह से नॉर्मली ये 6 समायोजन है जो आपके क्वेश्चन में ज्यादातर दिखेंगे। बाकी कि अगर कुछ समायोजन होंगे तो जब सवाल आएगा तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा नोट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला नोट है पेशगी अथवा अग्रिम, अग्रिम और पेशगी। अग्रिम और पेशगी शब्द अगर तुम्हें दिखे तो समझ लो कि तुम्हें वहां पे माइनस ही करना है। याद रखना, अग्रिम जैसे देखो यहाँ पे अग्रिम है तो घटाएंगे, फिर यहाँ पे देखो अग्रिम है तो यहाँ पे घटाएंगे। अग्रिम शब्द है तो समझ लो आपको घटाना है। अग्रिम को दूसरे वर्ड पेशगी से भी जानते हैं, पेशगी और अग्रिम ये दोनों सिमिलर वर्ड है, ठीक है। तो अग्रिम शब्द है तो समझ लो तुम्हें घटाना है, और बाकी शब्द है, बाकी या तो अदर, बाकी शब्द या अदर शब्द है तो समझ लो वहां पे तुम्हें जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे बाकी है तो हमने क्या किया है, जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे देखो बाकी है, यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अगर आप शॉर्टकट में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहें तो याद रखना है आपको, अगर कोई भी खर्चा चुकाना बाकी है, वेतन चुकाना बाकी है, भाड़ा चुकाना बाकी है, दलाली चुकाना बाकी है, कमीशन चुकाना बाकी है, तो ये सब जोड़ देंगे उन खर्चों में, और हमारे लिए क्या हो जाएगा, दायित्व। और मिलना बाकी है ये भी जोड़ेंगे, जैसे भाड़ा मिलना बाकी है, दलाली मिलना बाकी है, कमीशन मिलना बाकी है, आवक मिलना बाकी है, तो जो भी मिलना बाकी है उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बाकी शब्द है तो आपको जोड़ना है, लेकिन अगर अग्रिम शब्द है जैसे अग्रिम चुकाया कमीशन, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, अग्रिम चुकाया भाड़ा, वो ये सारी चीजें हमको माइनस करनी है, ठीक है। और अग्रिम प्राप्त हो गया है, अग्रिम प्राप्त भाड़ा, अग्रिम प्राप्त ब्याज, तो अग्रिम शब्द आ गया तो समझ लो वहां पे तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ये शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी तो मैंने पूरा समायोजन लिख ही दिया है, फिर भी शॉर्टकट में याद रखिएगा, बाकी हो तो प्लस, अग्रिम हो तो माइनस। उसके बाद बच्चों अगर समायोजन में खरीदी पर कोई भी समायोजन दिया है, जैसे खरीदी लिखना रह गया, खरीद वापसी लिखना रह गया, बराबर, तो खरीदी पर अगर आपको कोई भी समायोजन दिया है तो उसकी असर लेनदार पे भी होगी, क्योंकि खरीदी हम किसके पास से करते हैं, लेनदार के पास से। अगर खरीदी नहीं लिखा है तो लेनदार भी नहीं लिखा होगा, खरीद वापसी नहीं लिखा है तो लेनदार में भी उसकी असर होगी, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, खरीदी किससे संबंध रखता है, लेनदार से, और उसके बाद बिक्री, जिस तरह से खरीदी हम लोग लेनदार के पास से करते हैं, वैसे ही बिक्री हम किसको करते हैं, देनदार से। तो अगर समायोजन में बिक्री पर कोई भी व्यवहार दिया गया होगा, अगर समायोजन में बिक्री में कोई कमी वृद्धि होगी तो उसकी असर देनदार पे भी होगी। अगर बिक्री बढ़ेगा तो देनदार भी बढ़ेगा, और अगर बिक्री घटेगा तो देनदार भी घटेगा। जैसे 2000 का उधार विक्रय लिखना रहेगा तो बिक्री बढ़ेगा, बिक्री में जोड़ेंगे तो देनदार में भी वो रकम जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा ये वाला लाइन, अगर खरीदी में कोई कमी वृद्धि हो रही है तो लेनदार में भी कमी वृद्धि होगी, और अगर बिक्री में कमी वृद्धि हो रही है तो देनदार में भी कमी वृद्धि होगी। जो ये लाइन आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि समायोजन में खरीदी और बिक्री की समायोजन दी गई होती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये लास्ट टॉपिक था हमारा वार्षिक हिसाब के परिचय के बारे में। हमने वार्षिक हिसाब का परिचय सीख लिया। वार्षिक हिसाब में 4 खाते और एक पत्रक बनता है, जिसमें से पहला व्यापार खाता,
लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, साझेदार का पूंजी खाता और पक्की तलपट। बाकी के 4 हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अब पक्की तलपट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया और कुछ समायोजन भी मैंने आपको बता दिए और उसको किस तरह से याद रखना है वो भी मैंने बताया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझने हैं तो ये लास्ट के कुछ वीडियोस और ये वीडियो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ओके।